मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। बीजेपी महामंथन की बात करेंगे, उससे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फ्लाइट कैंसिल होने पर हंगामा हुआ है। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। मुंबई जाने वाली फ्लाइट एयर इंडिया के रद्द होने से हुआ हंगामा। 6 घंटे से एयरपोर्ट में बैठे यात्रियों का हंगामा। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। फ्लाइट नंबर AI0626 हुई रद्द। लखनऊ से 2 बजे टेक ऑफ करनी थी फ्लाइट। एयर इंडिया प्रशासन यात्रियों को समझाने में जुटा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भरत शेट्टी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भरत, लगातार लगभग 6 घंटे से यात्रियों का हंगामा चल रहा है। देखिए, बिल्कुल लखनऊ से मुंबई की फ्लाइट थी। एयर इंडिया की फ्लाइट पर AI0626 थी। जब फ्लाइट को 2 बजे टेक ऑफ करना था, भरत, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम फिर से भरत से जुड़ने की कोशिश करेंगे। 6 घंटे से एयरपोर्ट में बैठे यात्रियों का हंगामा। मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट हुई कैंसिल। 6 घंटे से एयरपोर्ट में बैठे यात्रियों का हंगामा। भरत शेट्टी फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत जी 6 घंटे से लगभग यात्री हंगामा। देखिए, बिल्कुल बता दें कि एयर इंडिया की फ्लाइट थी। फ्लाइट संख्या AI0626। ये अचानक फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई। फिलहाल यात्री जो बोर्डिंग के लिए ये पहुंचे, लगभग 11 बजे से जो पैसेंजर्स हैं वो एयरपोर्ट पहुंचना शुरू हो गए। ये फ्लाइट लखनऊ से मुंबई तक जानी थी। इसको 2 बजे फ्लाइट की उड़ान भरनी थी। तो जैसे ही यात्री पहुंचे, उन लोगों की बोर्डिंग करवाई गई, उन लोगों को एयरपोर्ट में बैठाला गया। अचानक उसके बाद जब ये जानकारी हुई कि फ्लाइट थोड़ा लेट होगी, तो यात्री इंतजार करते रहे। लेकिन अचानक काफी समय बाद, लगभग 6 घंटे के बाद, अब एयर इंडिया प्रशासन ने यात्रियों को बोला है कि आपकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है। अब ये फ्लाइट कल टेक ऑफ करेगी लखनऊ से। इसके बाद यात्रियों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। यात्री को कहना था कि हमको रोकने का इंतजाम दिया जाए, होटल दिया जाए, हम काफी दूर से यहाँ एयरपोर्ट पहुंचे। इसी में एयरपोर्ट प्रशासन समझाने में लगा हुआ और होटल देने से साफ तौर पर मना कर दिया। अभी भी एयरपोर्ट के अंदर हंगामा चल रहा है। वहां पे तमाम जो एयर इंडिया के प्रशासन के लोग हैं वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं यात्रियों को, किसी तरीके से समझाया जा सके। यात्रियों का यही कहना है कि हमको स्टे की व्यवस्था की जाए, नहीं तो हमको जो दूसरी फ्लाइट आज ही दी जाए, जिससे कि हम लोग मुंबई पहुंच सके। बहुत से इसमें बिजनेसमैन है, बहुत से लोग हैं इस फ्लाइट में जिनको मुंबई जाना और कल उनकी वापसी थी। उनके सामने काफी दिक्कत है वो खड़ी हो चुकी है। जी, क्योंकि तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भरत आपका। फ्लाइट कैंसिल होने से नाराज यात्रियों का हंगामा। और अब बात करेंगे बीजेपी का महामंथन। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद लखनऊ में भाजपा की एक बड़ी और अहम बैठक हुई। बीजेपी कार्य समिति की इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे। इनके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केपी मौर्य, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, स्मृति ईरानी, एसपी सिंह बघेल, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और अन्य पार्टी नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक की शुरुआत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया। उन्होंने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारी प्राथमिकता है, जिसके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि लखन पासी जी को याद किए बिना बैठक अधूरी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत की
आत्मा अयोध्या काशी मथुरा में बसती है। पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था। अयोध्या में 500 साल बाद भव्य राम मंदिर बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ऊंचाइयों को छू रही है और मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बीजेपी की जीत हुई है। वहीं कांग्रेस को निशाने में लेते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के समर्थन से जीत हासिल करती है। कांग्रेस ने कभी किसी का भला नहीं किया। कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा कि अखिलेश जी, आपको सावधान कर रहा हूं कि आप सावधान रहें। कांग्रेस पार्टी की नज़र आपके वोट बैंक पर है। वो भस्मासुर है जो आपके मुस्लिम वोट बैंक पर डोरे डाल रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनाने का जो अवसर दिया है, मैं उसका भी अभिनंदन करता हूं। 1962 के बाद पहली बार ये देश में घटना है जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन की सरकार बनी है और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है और मोदी जी को तीसरी बार देश का नेतृत्व करने का अवसर देश की जनता ने दिया है। आपके और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रचंड नेतृत्व के कारण कांग्रेस पहली बार तीसरी बार लगातार एक बड़ी पराजय की ओर आगे बढ़ी है। कांग्रेस के अपने जीवन काल में 100 से अधिक कम सीटें जीतने का उन्हें 3 बार ये घटना हुई है, उसमें तीसरी बार ये अवसर उन्हें मिला है। और अब बात करेंगे अलर्ट मोड बचाव का तोड़। इस वक्त यूपी की कई नदियां बाढ़ से प्रभावित हो गई हैं। लोगों को बहुत नुकसान ना हो इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी खुद कई जगहों पर दौरा कर चुके हैं। बता दें कि बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने पहली ही तैयारी कर ली थी, लिहाजा जनता को बाढ़ से होने वाले बड़े नुकसान से बचा लिया है। प्रदेश में मानसून से पहले अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में की गई तैयारियों का नतीजा है कि हजारों लोगों की जान बचाने में सरकार को सफलता मिली है। पिछले 10 दिनों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में करीब 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अफसर की ग्राउंड जीरो पर दिखाई दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर वास्तव स्थिति से अवगत हो रहे हैं। एक तरफ जहां उन्होंने हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना किया, तो वहीं नाव से भी प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री किट वितरित की और आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। आपदा के दौरान अपनों को खोने वाले के परिजनों को सीएम ने सहायता धनराशि का चेक भी प्रदान किया। इस बार ये बाढ़ पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में देखने को मिलते हैं और स्वाभाविक रूप से इससे न केवल तैयारियां प्रभावित हुई बल्कि लोग भी जो नदी के किनारे रहते हैं उन लोगों के सामने भी तमाम संकट खड़े हो गए। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खो करके कार्य करना, जैसे आपने देखा होगा 11 लोग एक टापू में फंस गए थे। अचानक राप्ती नदी में पानी आ गया और धैर्य खोए बगैर महिला और बच्चों की 11 लोगों की वो टोली अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 118 पर उन्होंने फोन कॉल किया। हम लोग जब 2017 में सरकार में आए थे तो हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई थी।
और अब बात करेंगे ई रिक्शा पर इंसानियत का जनाजा। यूपी के बुलंदशहर में लाशों की बेकदरी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से ई रिक्शा में लाशों को भरकर ले जाया जा रहा है। इस दौरान कुछ लोग इसका वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शवों को ई रिक्शे पर रख कर ले जाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन शवों को इस तरह से क्यों ले जाया जा रहा है? क्या उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली? बता दें कि जैसे ही ई रिक्शा चालक को वीडियो बनाने की बात की भनक लगी, उसने ई रिक्शा की स्पीड बढ़ा दी। इस मामले में कोतवाली प्रभारी ने कहा कि वीडियो के संबंध में जानकारी जुटाकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं सीएमओ विनय कुमार ने कहा कि पुलिस द्वारा डिमांड कर एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाती है। और अब बात करेंगे गुजरा जमाना खुला खजाना। उड़ीसा के पुरी मंदिर भगवान जगन्नाथ मंदिर के प्रतिष्ठित खजाना रत्न भंडार आज खुल गया। राज्य सरकार आभूषण और अन्य कीमती सामानों की सूची बनाने के लिए इस खजाने को 46 साल बाद खोला गया है। इससे पहले यह सन 1978 में खोला गया था। आपको बता दें कि 4 धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर में एक रत्न भंडार है। इस रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के 3 देवताओं जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के गहने रखे गए हैं। कई राजाओं और भक्तों ने भगवान को जेवरात चढ़ाए थे, उन सभी को रत्न भंडार में रखा जाता है। इस रत्न भंडार में मौजूद जेवरात की कीमत बेशकीमती बताई जाती है। आज तक इसका मूल्यांकन नहीं किया गया। यह ऐतिहासिक भंडार जगन्नाथ मंदिर के जगमोहन के उत्तरी किनारे पर है। ये रत्न भंडार खोलने के लिए कोई पब्लिक का डिमांड नहीं था, कोई पुजारी को डिमांड नहीं था। ये एएसआई का डिमांड था। रत्न भंडार खराब हो रहा है, उसको रिपेयरिंग करने के लिए खुलना जरूरी है। तो आज 20 साल पहले जब वो सरकार था, इससे पहले जो सरकार थी, उससे हमने मांगे थी कि रत्न भंडार को रिपेयरिंग के लिए खोल दिया जाए। तो ना ये सुन रहा था, ना वो काम कर रहा था। शायद इनके पास में वो आस्था नहीं थी कि प्रभु के काम ठीक से हो गया जाए, इसीलिए वो रत्न भंडार नहीं खोल रहे थे। जब भाजपा सरकार ने अस्मिता को लिए हुए और जगन्नाथ जी की मंदिर की व्यवस्था को माने हुए, आराध्य देवता जगन्नाथ जी के ऊपर आराधना किए हुए रत्न भंडार खोलने के लिए सोचे, तो हमने ये सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये काम खूब शांति सरल से हो जाए, ये जगन्नाथ जी से मांगते हैं। और वो रत्न भंडार खोलने के लिए जो प्रक्रिया जरूरत है, वो प्रक्रिया मध्यम जगन्नाथ जी के पास में की गई है। रत्न भंडार का आज खोलने का कार्यक्रम है, जो कि 1 बजे के बाद जो भी उपयुक्त समय रहेगा, उसमें सारे जो अधिकृत मेंबर्स है वो अंदर जाएंगे। उस पर ऑलरेडी हाई लेवल कमेटी के चेयरपर्सन जस्टिस रथ और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने ब्रीफ किया है। और जो भी एसओपी है फॉर सिक्योरिटी, सारा एसपी के द्वारा इंश्योर किया गया है। और अब बात करेंगे लड़कियों के हाथ हथियार। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के अखनूर में लड़कियों को हथियार चलाने सिखा रही है। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना ने पल्लनवाल गांव में लड़कियों को पिस्तौल और राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग देने के लिए 7 दिन का कैंप लगाया। इस रिपोर्ट को देखिए। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ का जश्न लगातार जारी है। भारतीय सेना ने रविवार को जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले के पल्लनवाल गांव में लड़कियों को पिस्तौल और राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग देने के लिए 7 दिन का कैंप लगाया है। इस कैंप में ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 50 लड़कियों ने भाग लिया, जिसमें उन्हें बुनियादी फायरिंग और हथियार चलाना सिखाया गया। ट्रेनिंग लेने आई लड़कियों ने बताया कि इससे उन्हें सेल्फ डिफेंस में मदद मिलेगी। हमारा 7 दिन का यहाँ पे इंडियन आर्मी की ओर से हमारा कैंप था।
तो इस कैंप के दौरान हमने बहुत कुछ सीखा, वेपन्स के रिलेटेड हमने सीखा और हमने वेपन को खोलना और जोड़ना सीखा। और हमें इंडियन आर्मी ने हमें इतना ट्रेन किया कि हम अभी कोई फायरिंग के दौरान कुछ ऐसा वैसा हो जाए हम खुद कर सकते हैं। और मैं थैंक्स करती हूँ इंडियन आर्मी का कि हमें मतलब इतना बड़ा मौका दिया इन्होंने फायरिंग करने का। 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस पूरे जोश से मनाया जाता है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में तहीं देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।